आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग के बारे में। क्लोज नंबर 55 और 56 में ये आते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्लोज नंबर 55 है पोस्ट बॉक्सेस के बारे में, पोस्ट बॉक्स के बारे में। Post boxes are available on a rent at certain post offices as may be determined in this behalf by head of circle. पोस्ट बॉक्स किराए पर हर एक डाकघर में उपलब्ध नहीं होते हैं। पोस्ट बॉक्स किराए पर कुछ एक डाकघरों में उपलब्ध होते हैं। कौन से डाकघरों में उपलब्ध होते हैं, इसके संबंध में हेड ऑफ सर्कल के द्वारा निर्धारण किया जाता है। हेड ऑफ सर्कल यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ये बताता है कि पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी कौन कौन से डाकघरों में उपलब्ध होगी। तो पोस्ट बॉक्सेस किराए पर कुछ एक डाकघरों में उपलब्ध होते हैं और इस संबंध में हेड ऑफ सर्कल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कंडीशंस: only fully prepaid unregistered articles of letter mail like letters, inner letter cards, postcards, aerograms, registered newspapers, books bearing post box number are delivered through post box. अब पोस्ट बॉक्स के माध्यम से कौन कौन से आर्टिकल्स का वितरण किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो आर्टिकल पत्र डाक के होने चाहिए, लेटर मेल के होने चाहिए। दूसरी बात, वो अनरजिस्टर्ड होने चाहिए, अपंजीकृत होने चाहिए। तीसरी बात, वो फुली प्रीपेड होने चाहिए। उनके लिए पोस्टेज चार्जेस का भुगतान पूरी तरह से किया गया होना चाहिए। तो कौन से आर्टिकल्स का वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है? पत्र डाक के पूरी तरह से भुगतान किए हुए अपंजीकृत लेखों का वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें लेटर आ जाएंगे, इनर लेटर कार्ड आ जाएंगे, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और बुक्स, पैकेट इत्यादि आ जाएंगे। इन सभी का वितरण अगर इनको पोस्ट बॉक्स नंबर साथ में मेंशन करके भेजा गया है तो इनका वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पंजीकृत समाचार पत्र, और यहाँ पे हमने क्या किया, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स का वितरण किया जाएगा। तो जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है इसका अर्थ ये होता है कि रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया में पंजीकृत होता है, इसलिए इसको रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कहा जाता है, इसलिए इसके साथ रजिस्टर्ड शब्द लग गया। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन या इसका पंजीकरण पोस्ट ऑफिस में नहीं होगा। पोस्ट ऑफिस में जब रजिस्ट्रेशन होती है तो उसके लिए 17 रुपीज़ लगते हैं, वो वाली रजिस्ट्रेशन इसकी नहीं होगी। इसकी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया के साथ होती है, इसलिए इसको रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कहा जाता है। ये भी अपंजीकृत डाक में शामिल होता है। तो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से पत्र डाक के पूरी तरह से भुगतान किए हुए अपंजीकृत लेखों का वितरण किया जाता है, जिसमें लेटर, इनर लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, बुक्स इत्यादि शामिल हैं, जिन्हें पोस्ट बॉक्स नंबर मेंशन करके भेजा गया हो। Articles addressed to other person or firms care of post box number are not delivered through post box except in following cases. अब जब भी कोई व्यक्ति या जब भी कोई फर्म पोस्ट बॉक्स किराए पर लेती है तो उस व्यक्ति या उस फर्म के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लेख इनके पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किए जाते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति ने या जिस फर्म ने पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया है, केवल उसी व्यक्ति या उसी फर्म के आर्टिकल्स का वितरण उस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। कुछ केसेस में क्या होता है, जिस व्यक्ति ने या जिस फर्म ने पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया है उसके अलावा भी किसी अन्य व्यक्ति के आर्टिकल इनके पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किए जा सकते हैं। और वो कौन कौन से केसेस हैं? सबसे पहला, आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू लेस्टिमेट पर्सनल ऑफ अ फर्म रेंटिंग ए पोस्ट बॉक्स। सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई भी एक फर्म है और वो पोस्ट बॉक्स किराए पर लेती है, तो उस फर्म के जितने भी लेस्टिमेट पर्सनल होंगे, जितने भी वैध कर्मी होंगे, वहाँ पर काम करने वाले जितने भी वैध कर्मी होंगे, उनके आर्टिकल्स को भी इस फर्म के पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किया जा सकता है।
आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू फैमिली मेंबर्स एंड गेस्ट्स ऑफ द रेंटर, जिस व्यक्ति ने पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया है उस व्यक्ति के जो परिवार के सदस्य होंगे या उस व्यक्ति के घर आने वाले उसके जो मेहमान होंगे उनके आर्टिकल्स को भी इस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किया जा सकेगा। Articles addressed towards the trainees or inmates of an institution controlled by a recognized and known authority, किसी मान्यता प्राप्त प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित किसी संस्था के प्रशिक्षार्थियों और संस्था में रहने वाले व्यक्तियों को संबोधित ले। अब मान लीजिए कोई भी क्या है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है जिसको एक रिकॉग्नाइज्ड या नॉन अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसमें उस इंस्टीट्यूशन में जो भी ट्रेनीज होंगे या फिर जो भी इनमेट्स होंगे उनके आर्टिकल्स को भी उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा लिए गए पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किया जा सकता है। तो ये केसेस आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी फर्म ने जब पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया तो केवल उसी फर्म या उसी व्यक्ति के आर्टिकल्स को उस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर अन्य व्यक्तियों के आर्टिकल्स भी उस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किए जा सकते हैं। और वो केसेस कौन कौन से हैं? कोई भी फर्म जब पोस्ट बॉक्स किराए पर लेती है तो उस फर्म के वैध कर्मियों को संबोधित लेख उस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। किराएदार के परिवार के सदस्यों और किराएदार के मेहमानों को जो संबोधित लेख होंगे वो भी उस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद कोई भी इंस्टीट्यूशन है जिसको किसी रिकॉग्नाइज्ड और नॉन अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उस इंस्टीट्यूशन के जो भी ट्रेनीज और इनमेट्स होते हैं उनको संबोधित लेख भी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किए जा सकते हैं। और आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू कैजुअल विजिटर्स एंड कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव्स स्टेइंग विद द रेंटर, किराएदार के साथ ठहरे हुए समय समय पर आने वाले आगंतुकों और व्यापारी प्रतिनिधियों को संबोधित लेखों का वितरण भी उस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। किसके पोस्ट बॉक्स के माध्यम से? किराएदार। अब जो रेंटर है उसने पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया तो उस रेंटर के पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किराएदार या रेंटर के साथ जो भी कैजुअल विजिटर्स या कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव्स ठहरेंगे उनके आर्टिकल्स को भी उस रेंटर के पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किया जा सकेगा। इफ रेंटर सो डिजायर्स, अगर किराएदार चाहता है तो रेंटर और अलाइड कैन हैव वन कॉमन पोस्ट बॉक्स, तो किराएदार और उसके संबंधी का एक साझा पोस्ट बॉक्स हो सकता है, बट सेपरेट फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच कंसर्न, लेकिन ऐसे प्रत्येक पोस्ट बॉक्स के लिए जो किराया होगा वो अलग अलग होगा। तो अगर रेंटर चाहता है तो रेंटर और उसके संबंधी या उसके अलाइड का एक कॉमन पोस्ट बॉक्स हो सकता है, यानी कि सेम पोस्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के कंसर्न के लिए, इस तरह के समझौते के लिए उनके पोस्ट बॉक्स का जो किराया होगा वो उनको अलग अलग देना पड़ेगा। रजिस्टर्ड इंश्योर्ड वीपी आर्टिकल और मनी ऑर्डर, पंजीकृत बीमित वीपी या मनी ऑर्डर, क्योंकि हमने बात की कि आप सिर्फ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स का ही वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं, तो अगर कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल या वीपी आर्टिकल या मनी ऑर्डर है एड्रेस्ड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और फर्म रेंटिंग ए पोस्ट बॉक्स। अब मान लीजिए कोई पंजीकृत डाक वस्तु, बीमित डाक वस्तु, वीपी आर्टिकल या मनी ऑर्डर किसी भी व्यक्ति या किसी भी फर्म के लिए संबोधित किया जाता है और उस व्यक्ति या उस फर्म ने पोस्ट बॉक्स किराए पर ले रखा है, तो आप क्या करेंगे? डिलीवर्ड और पेड थ्रू पोस्टमैन, तो इस तरह के आर्टिकल्स या मनी ऑर्डर डाकिए के माध्यम से वितरित या भुगतान किए जाएंगे। इस तरह के आर्टिकल्स को आप पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं करेंगे। तो रजिस्टर्ड आर्टिकल है, इंश्योर्ड आर्टिकल है, वीपी आर्टिकल या मनी ऑर्डर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या फर्म के लिए जब भेजे जाते हैं जिसने पोस्ट बॉक्स भी किराए पर ले रखा है, उस स्थिति में आपने उन आर्टिकल्स का वितरण या मनी ऑर्डर्स का वितरण डाकिए के माध्यम से करना है। इफ इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी इट इज फाउंड दैट देयर इज नो पोस्ट बॉक्स इन द नेम ऑफ एड्रेसी और पे और ही हैज सीज्ड टू बी द रेंटर ऑफ a post box, the article will be returned to the sender or remitter.
लेकिन अगर डिलीवरी ऑफिस में ये पाया जाता है कि प्राप्तकर्ता के नाम पर कोई भी पोस्ट बॉक्स नहीं है, या वो पहले पोस्ट बॉक्स का किराएदार है, प्रेजेंट में वो पोस्ट बॉक्स का किराएदार नहीं है, वहाँ पर आपने इस तरह के आर्टिकल्स के वितरण की कोशिश नहीं करनी है, प्रयास नहीं करना है। आपने उन आर्टिकल्स को प्रेषक को या रिमीटर को वापस कर देना है। तो रजिस्टर्ड इंश्योर्ड वीपी या मनी ऑर्डर के मामले में जब भी वो किसी विशेष व्यक्ति या फर्म को भेजे जाए जिन्होंने पोस्ट बॉक्स किराए पर ले रखा है, तो उनको डाकिए के माध्यम से वितरित किया जाएगा या डाकिए के माध्यम से उस मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाएगा। लेकिन अगर डिलीवरी ऑफिस में ये पाया जाता है कि किराएदार तो नहीं है, या फिर वो पहले किराएदार था, अब वो उसका किराएदार पोस्ट बॉक्स का नहीं रह गया है, तो ऐसी स्थिति में आपने उन आर्टिकल्स के वितरण का प्रयास नहीं करना है, आपने उन आर्टिकल्स को प्रेषक को वापस कर देना है। Any person, including firm or other body, who wants to take post box on a rent can submit an application in writing in form prescribed to postmaster concerned। अब पोस्ट बॉक्स अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी फर्म किराए पर लेना चाहता है, तो इसके लिए आवेदन आपको किसके पास देना होगा? तो आवेदन जो अब संबंधित पोस्ट मास्टर के पास दिया जाएगा। तो हमने कुछ ये किया, सबसे पहली लाइन कि जो पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी होती है कुछ एक डाकघरों में उपलब्ध होती है और उसका निर्धारण करता है हेड ऑफ सर्कल। अब हेड ऑफ सर्कल ने बता दिया कि ये डाकघर है, यहाँ पे आपको पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी मिल जाएगी। अब कोई भी व्यक्ति जो पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी लेना चाहेगा वो किसके पास उसके लिए आवेदन करेगा? तो एक एप्लीकेशन देगा रिटर्न में, किसके पास? संबंधित पोस्ट मास्टर के पास देगा। एप्लीकेंट स्पेसिफिकली स्टेट इन एप्लीकेशन एग्जैक्ट नेचर ऑफ बिजनेस। अब जब आवेदन दिया जाएगा, उस आवेदन में आवेदनकर्ता को क्या करना होगा? अपने बिजनेस या अपने व्यवसाय के एग्जैक्ट नेचर के बारे में बताना होगा कि उसके व्यवसाय की प्रकृति क्या है, किस तरह का व्यवसाय करता है, उस व्यवसाय के बारे में उसको उस आवेदन में जो पोस्ट मास्टर को दिया जाएगा उस आवेदन में उसे ये बताना होगा। विच वुड बी ड्यूली सर्टिफाइड बाई टू रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन नॉट कनेक्टेड विद एप्लीकेंट इन एनी वे। फिर उसने क्या किया? सबसे पहले वो आवेदन में ये चीज़ बताएगा कि उसके व्यवसाय की प्रकृति क्या है, फिर उस प्रकृति को या उस जो भी आवेदन होगा उसे वो 2 रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन से अटेस्टेड करवाएगा, सर्टिफाई करवाएगा, प्रमाणित करवाएगा। लेकिन ये दोनों के दोनों रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन एप्लीकेंट या आवेदक के साथ किसी भी तरह से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जब पोस्ट बॉक्स किराए पर लेना चाहेगा उसे लिखित में एक एप्लीकेशन देनी होगी, आवेदन देना होगा संबंधित पोस्ट मास्टर के पास। फिर उसे उस एप्लीकेशन या उस आवेदन में अपने व्यवसाय की सही प्रकृति का उल्लेख करना होगा और उस उल्लेख को उसे 2 सम्मानित जेंटलमैन से या आप कह सकते हैं 2 सम्मानित सज्जनों से या व्यक्तियों से प्रमाणित करवाना होगा। और ये दोनों व्यक्ति किसी भी तरह से एप्लीकेंट या आवेदक के साथ जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। और उसके साथ फर्निश ऑल पर्टिकुलर्स ऑफ हिज बिजनेस एड्रेस, उसे अपने व्यावसायिक पते के सभी विवरण प्रस्तुत करने होंगे। तो आवेदन में सबसे पहले उसको ये बताना होगा कि उसके बिजनेस की प्रकृति क्या है, उसको फिर वो सर्टिफाई करवाएगा। देन और क्या देगा? उसे अपना जो बिजनेस एड्रेस है, जो उसका व्यावसायिक पता है, उस पते के पूरे विवरण देने होंगे कि कहाँ पे है, पिन कोड क्या है, वो सारी चीज़ें उसे देनी होंगी, आवेदन में बतानी होंगी। दैट विल नॉट इंसिस्ट अपॉन इन केस ऑफ। अब ये जो प्रमाण की यहाँ पे बात की गई है ये कहाँ पे आवश्यक नहीं होगा, किन मामलों में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी कि आपने 2 रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन से उसको सर्टिफाई करवाना है। गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कोई भी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान पोस्ट बॉक्स किराए पर लेना चाहता है, उस मामले में इस तरह की चीज़ करवाने की आवश्यकता नहीं होगी कि आपको 2 व्यक्तियों से उसे सर्टिफाई करवाना है। या फिर कोई भी प्राइवेट पार्टी है लेकिन पोस्ट मास्टर की नोन है, कोई भी निजी पार्टी जिसे पोस्ट मास्टर स्वयं जानता है, निजी तौर पर उसे जानता है, तब भी वहाँ पे इस तरह के
सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन मामलों में इस चीज़ के ऊपर जोर नहीं दिया जाता है कि आप अपने जो भी बिजनेस की प्रकृति है उसके लिए आप 2 व्यक्तियों से सर्टिफिकेशन करवाएं। तो ये आपके गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट पार्टी भी अगर कोई है लेकिन पोस्ट मास्टर की नोन है तो उस मामले में भी आपको ऐसा करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। अदरवाइज एस्टैब्लिश्ड देयर आइडेंटिटी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पोस्ट मास्टर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो प्राइवेट पार्टी नहीं है जो पोस्ट मास्टर जिसे जानता है, तो आवेदक को, एप्लीकेंट को क्या करना पड़ेगा, पोस्ट मास्टर की सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी आइडेंटिटी या अपनी पहचान स्थापित करनी होगी। Any information furnished by renter or applicant found incorrect or found that post box is misused by renter, post office have a right to withdraw post box without notice or reason being assigned। अब अगर लगे कि रेंटर या एप्लीकेंट के द्वारा, मान लीजिए किसने पोस्ट बॉक्स किराए पर ले लिया या पहली बार उसने पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने के लिए आवेदन किया है, अगर ऐसा पाया जाता है कि रेंटर या एप्लीकेंट के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी दी हुई जानकारी गलत है या फिर वो पोस्ट बॉक्स मिसयूज कर रहा है, पोस्ट बॉक्स का दुरुपयोग कर रहा है, पोस्ट ऑफिस हैव राइट टू विड्रॉ पोस्ट बॉक्स। तो डाक घर के पास ये अधिकार होता है कि उस पोस्ट बॉक्स को वो वापस ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं बिना कोई नोटिस दिए और बिना कोई कारण बताए। तो अगर किसी भी व्यक्ति ने पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया है या उसने पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने के लिए आवेदन किया है और उसके द्वारा जो भी जानकारी दी है, उसने अपना बिजनेस एड्रेस जो भी दिया है वो गलत दिया है या फिर उसने क्या किया, जो भी अपने बिजनेस की प्रकृति के बारे में बताया, बिजनेस की नेचर के बारे में बताया, वो गलत बताया है, तो इस तरह की अगर कोई भी गलत जानकारी देते हुए वो पाया जाए। या फिर दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि वो पोस्ट बॉक्स का मिसयूज कर रहा है। ऐसी स्थिति में डाकघर बिना कोई नोटिस दिए और बिना कोई कारण बताए पोस्ट बॉक्स को विड्रॉ कर सकता है, वापस ले सकता है। In event of renter changing his business address or shifting his office to another place, किराएदार अगर अपना व्यावसायिक पता बदलता है, ठीक है, उसने जो पहले अपना बिजनेस एड्रेस के पर्टिकुलर्स दिए थे उनको चेंज करता है, अपना बिजनेस एड्रेस या अपना व्यवसाय किसी और जगह पे शिफ्ट करता है, ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म पोस्ट मास्टर अबाउट चेंज विद इन 7 days ऑफ सच चेंज। तो इस तरह के बदलाव के 7 दिनों के भीतर पोस्ट मास्टर को बदलाव के बारे में सूचित करना चाहिए। तो जब भी क्या करता है, रेंटर अपना बिजनेस एड्रेस चेंज करता है, शिफ्ट करता है ऑफिस किसी दूसरी जगह पे, तो उसको इस तरह की शिफ्टिंग के बारे में, इस तरह के बदलाव के बारे में पोस्ट मास्टर को 7 दिन के भीतर सूचित करना होगा। इन द इवेंट ऑफ हिज फेलियर टू डू सो, लेकिन अगर वो ऐसा करने में असफल रहता है, वो ऐसा नहीं करता है और फर्निशिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विद दिस रिगार्ड, या फिर वो इस संबंध में कि उसने अपना ऑफिस शिफ्ट किया है, इस संबंध में वो गलत जानकारी देता है, पोस्ट बॉक्स विल बी विड्रॉन विदाउट नोटिस और विदाउट एनी रीजन बीइंग असाइंड। तो वहाँ पे पोस्ट बॉक्स को बिना कोई कारण बताए और बिना किसी नोटिस के वापस ले लिया जाएगा। तो जब भी कोई व्यक्ति, रेंटर, किराएदार अपना बिजनेस एड्रेस चेंज करता है या अपना ऑफिस किसी और जगह पे शिफ्ट करता है, तो इस तरह के बदलाव के 7 दिनों के भीतर उसे पोस्ट मास्टर को सूचित करना होगा। लेकिन अगर वो ऐसा करने में विफल रहता है तो पोस्ट ऑफिस बिना कोई कारण बताए, बिना कोई नोटिस दिए पोस्ट बॉक्स को वापस ले सकता है। No renter entitled to demand that a post box of any particular number or post box in any particular row or position should be allowed to him। कोई भी किराएदार इस चीज़ की डिमांड नहीं कर सकता कि उसको किसी पर्टिकुलर नंबर का विशेष संख्या का पोस्ट बॉक्स दिया जाए या फिर किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर पोजीशन या जगह पे उसको पोस्ट बॉक्स दिया जाए। जिस भी नंबर का पोस्ट बॉक्स उसको मिलेगा उसको एक्सेप्ट करना होगा, जिस भी रो में या जिस भी पोजीशन पे मिलेगा उसको एक्सेप्ट करना होगा। वो अपनी मर्जी से मांग नहीं कर सकता कि उसे किसी विशेष संख्या का विशेष पंक्ति या फिर किसी विशेष जगह पे पोस्ट बॉक्स दिया जाए। इस तरह की डिमांड वो नहीं कर सकता।
Prescribed rent is to be paid in advance along with the application for renting a post box or renewal thereof. जब भी आपने पोस्ट बॉक्स किराए पर लेना है, किराए पर लेने के लिए आप आवेदन करेंगे या पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि को रीन्यू किया जाना है, तो रिन्यूअल के लिए जब आप आवेदन करेंगे उसके साथ आपको निर्धारित किराए का एडवांस में भुगतान करना होगा, अग्रिम भुगतान करना होगा। तो जो भी निर्धारित किराया होगा उसका आपको क्या करना होगा, एडवांस में या अग्रिम में भुगतान करना होगा। चाहे वो आप रिन्यूअल के लिए कर रहे हैं, चाहे आप पहली बार पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने के लिए कर रहे हैं। Renter is not entitled to claim a refund of whole or any part of rent paid by him in respect of allotment of post box. पोस्ट बॉक्स के आवंटन के संबंध में किराएदार के द्वारा भुगतान किए गए किराए की पूरी या किसी हिस्से की वापसी का दावा करने के लिए किराएदार हकदार नहीं होगा। अब मान लीजिए उसने किसी पोस्ट बॉक्स की अलॉटमेंट के संबंध में, पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने के संबंध में जो भी रेंट या जो भी किराया दिया हुआ है उसके रिफंड के लिए, चाहे वो पूरे रिफंड के लिए बोले चाहे थोड़े से रिफंड के लिए बोले, उसको वो रिफंड नहीं मिलेगा। तो पोस्ट बॉक्स के आवंटन के संबंध में कि आपने पोस्ट बॉक्स किराए पर लेना है, उस संबंध में आपने जो भी रेंट दिया होगा, जो भी भुगतान किया होगा, उस किराए के पूरे या थोड़े से हिस्से की वापसी का दावा करने के लिए एप्लीकेंट या किराएदार या रेंटर हकदार नहीं होता है। इफ एनी क्लेम इन राइटिंग फॉर सच रिफंड रीचेज द पोस्ट मास्टर बिफोर ही मेक्स सच अलॉटमेंट ही मे एडमिट सच क्लेम इन होल और इन पार्ट। तो मान लीजिए क्या हुआ, आपने पोस्ट बॉक्स के किराए के लिए आवेदन किया, आवेदन के साथ आपको रेंट का एडवांस में भुगतान करना होगा, आपने भुगतान कर दिया, उसके बाद आप उस किराए के रिफंड के लिए दावा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, एक क्लेम के लिए एप्लीकेशन देते हैं रिटन में, और वो रिटन में जो एप्लीकेशन आप देते हैं पोस्ट मास्टर के पास पहुंच जाती है पोस्ट बॉक्स का आवंटन करने से पहले। अगर पोस्ट बॉक्स आपको आवंटित कर दिया तो उसके बाद आपको क्लेम नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने क्लेम के लिए दावा किया कि आपको रिफंड चाहिए और आपके रिफंड की जो एप्लीकेशन या आवेदन है पोस्ट मास्टर के पास पोस्ट बॉक्स के आवंटन के पहले पहुंच जाती है, तो पोस्ट मास्टर आपको वहाँ पे क्लेम दे सकता है। वो पूरा भी आपको रिफंड कर सकता है या कुछ हिस्सा भी रिफंड कर सकता है, लेकिन आप वहाँ पे दावा नहीं कर सकते कि आपको मिलना ही चाहिए, वो पोस्ट मास्टर की मर्जी है। Rent paid in respect of any post box cannot be adjusted in whole or in part against a rent or deposit due in respect of other post box। आपने जो भी किराया एक पोस्ट बॉक्स के लिए दिया होगा, उस पोस्ट बॉक्स के लिए दिए गए किराए को किसी दूसरे पोस्ट बॉक्स के किराए के लिए एडजस्ट नहीं किया जाएगा या दूसरे पोस्ट बॉक्स के ड्यू रेंट में एडजस्ट नहीं किया जाएगा। तो जो भी आप पोस्ट बॉक्स का रेंट देंगे वो उसी पोस्ट बॉक्स से संबंधित रहेगा, उसको किसी दूसरे पोस्ट बॉक्स के संबंध में यूज नहीं किया जा सकता। ड्यूरिंग रेंटल पीरियड इफ लॉक एंड की लॉस्ट बाय रेंटर, क्या जो किराए की अवधि है, पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि अभी चली हुई है, उस दौरान अगर आप ताला या चाबी को गुम कर देते हैं या फिर दोनों ही वर्किंग कंडीशन में नहीं रहती हैं, रेंटर विल ब्रिंग द मैटर इमीडिएटली टू द नोटिस ऑफ पोस्ट मास्टर। तो किराए की अवधि के दौरान अगर ताला और चाबी रेंटर से गुम हो जाते हैं या दोनों काम करने की स्थिति में ना हो, तो पोस्ट मास्टर के ध्यान में इस चीज़ को लाया जाना चाहिए। अब उसमें अगर वो ध्यान में लाएगा, पोस्ट मास्टर के ध्यान में इस चीज़ को लाएगा, तो क्रेडिट दी कॉस्ट ऑफ बोथ लॉक एंड की, क्योंकि दोनों ही वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो उसे क्या करना होगा, ताला और चाबी दोनों की कॉस्ट जमा करनी होगी। कब करनी होगी, इफ़ बोथ की एंड लॉक और ओनली लॉक इज लॉस्ट और डैमेज्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से समझ लेना है कि मान लीजिए किराए की अवधि के दौरान ताला या चाबी दोनों ही वर्किंग कंडीशन में नहीं है या फिर उससे गुम हो गए हैं किराएदार से, तो वो इस मामले को तुरंत पोस्ट मास्टर के ध्यान में लाएगा। अब सबसे पहले अगर किराएदार से ताला और चाबी दोनों ही गुम हो गए हैं,
है। अगर ताला और चाबी दोनों ही गुम हो गए हैं या सिर्फ लॉक गुम हुआ है, चाबी उसके पास है, क्योंकि बिना ताले के चाबी का आप क्या करेंगे, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो अगर उससे ताला और चाबी दोनों गुम हो गए हैं या सिर्फ लॉक गुम हुआ है या डैमेज हुआ है, तो उसे ताला और चाबी दोनों की ही कीमत जमा करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर उसने क्या किया है, सिर्फ चाबी गुम कर दी है या फिर उसने, तो उसको सिर्फ चाबी की कीमत जमा करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये आपने ध्यान से समझ लेना है कि अगर ताला और चाबी दोनों गुम कर दिए या फिर आपका ताला जो वो वर्किंग कंडीशन में नहीं रहा या ताला आपने गुम कर दिया, तो आपको ताला और चाबी दोनों की कीमत जमा करनी होगी। अगर आपने सिर्फ चाबी को गुम किया है या चाबी जो वो डैमेज हो गई है, तो सिर्फ आपको की या चाबी की कीमत जमा करनी होगी। ऐसा करने के बाद ऑन क्रेडिटिंग दी कॉस्ट बाय द रेंटर, जब किराएदार ताला या चाबी जो भी उससे गुम हुआ है उनकी कीमत जमा कर देगा, न्यू लॉक एंड की सप्लाइड एज केस मे बी बाय द पोस्ट मास्टर, तो पोस्ट मास्टर के द्वारा जो भी उसने गुम किया है उसके अनुसार उसको नई सप्लाई कर देगा, चाहे वो ताला है चाहे वो चाबी है। तो इस तरह से आपने पोस्ट मास्टर को इस चीज़ के बारे में बताना है। फिर जो भी आपने गुम किया है या डैमेज किया है उसके अनुसार आपको कॉस्ट देनी होगी। फिर पोस्ट मास्टर आपको नया ताला या चाबी जो भी होगा वो सप्लाई करेगा। Failure to intimate the loss or damage will entail cancellation of the allotment of post box। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, किराए की अवधि के दौरान आपने ताला गुम कर दिया, आपने पोस्ट मास्टर को इस चीज़ की सूचना नहीं दी, तो इससे आपके पोस्ट बॉक्स का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। तो जो भी लॉस या डैमेज होता है उस चीज़ के बारे में आप पोस्ट मास्टर को नहीं बताते हैं, तो उसके पोस्ट बॉक्स के आवंटन को रद्द कर दिया जाता है। In case loss of or damage to the key, the renter as a security measure he may deposit cost of both lock and key. Then a new lock and key will be supplied to him. ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि अगर चाबी जो है वो गुम हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो रेंटर या किराएदार सिक्योरिटी मेजर के मतलब वो सुरक्षा के रूप में क्या कर सकता है, ताला और चाबी दोनों की कीमत जमा कर सकता है। इससे उसको नया ताला और चाबी सप्लाई कर दिए जाएंगे। अदरवाइज सिंपल केस में क्या रहेगा, अगर उसने ताला और चाबी दोनों गुम कर दिए हैं या ताला सिर्फ गुम किया है या फिर डैमेज हो गया है, तो दोनों की कीमत जमा करेगा। अगर चाबी सिर्फ गुम हुई है या चाबी को डैमेज हुआ है, तो वो सिर्फ चाबी की ही कीमत जमा करेगा। लेकिन सिक्योरिटी मेजर के रूप में, सुरक्षा के रूप में वो क्या कर सकता है, अगर चाबी भी गुम हुई है तब भी वो दोनों की कीमत को जमा कर सकता है। इससे दोनों ही चीजें उसको दोबारा से सप्लाई कर दी जाएंगी। If the lock and key are not surrendered by the renter to the postmaster within 15 days of expiry of the period of rent, or renting of post box is not renewed within a aforesaid period, the deposit will be forfeited। एक आपके पास इसमें 7 दिनों की अवधि है जो आपने क्या कब बतानी होती है, पोस्ट मास्टर को सूचना देनी होती है जब भी आप कोई भी अपने व्यवसाय में चेंज करते हैं, अपना जो भी बिजनेस एड्रेस उसको चेंज करते हैं या अपना ऑफिस किसी और जगह पे शिफ्ट करते हैं। एक आपके पास अवधि आती है 15 दिनों की। इफ द लॉक एंड की आर नॉट सरेंडर्ड बाय रेंटर टू पोस्ट मास्टर विद इन 15 डेज, अगर पोस्ट मास्टर के पास आप ताला और चाबी 15 दिनों के भीतर सरेंडर नहीं करते हैं, कब से 15 दिन, ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ रेंट, जब किराए की अवधि समाप्त हो गई, किराए की अवधि समाप्त होने के 15 दिन के भीतर अगर आप ताला और चाबी पोस्ट मास्टर के पास सरेंडर नहीं करते हैं और रेंटिंग ऑफ पोस्ट बॉक्स इज नॉट रिन्यूड विद इन द अफोरिसेड पीरियड, या फिर आप 15 दिनों की अवधि के भीतर पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि का नवीकरण नहीं करते हैं, तो उस पोस्ट बॉक्स के संबंध में जो डिपॉजिट होगा उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो जब भी पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि समाप्त हो जाएगी, 15 दिन के भीतर आपको ताला या चाबी पोस्ट मास्टर के पास सरेंडर करना होगा या फिर आपको उसका रिन्यूअल करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस पोस्ट बॉक्स के संबंध में जो डिपॉजिट होगा उसको जब्त कर लिया जाएगा। इफ रेंटर डज नॉट नोटिफाइड पोस्ट मास्टर, अगर किराएदार पोस्ट मास्टर को इस चीज़ की सूचना नहीं देता है, मतलब कि जो उसके किराए की अवधि समाप्त हो गई है वो आगे
इसकी सूचना नहीं देता है, हिज इंटेंशन इज नॉट टू रिन्यू द रेंटल ऑफ पोस्ट बॉक्स, यानी कि उसका इंटेंशन है, उसका इरादा है कि वो आगे के लिए पोस्ट बॉक्स को रीन्यू ना करवाए, उसके रेंट को रीन्यू ना करवाए, कि आगे वो पोस्ट बॉक्स किराए पर नहीं लेना चाहता है। बिफोर एक्सपायरी ऑफ रेंटल पीरियड बट सरेंडर्स टू हिम द लॉक एंड की विद इन 15 डेज ऑफ सच एक्सपायरी, यानी कि वो एक्सपायर जो भी उसकी किराए की अवधि है वो समाप्त होने से पहले उसको रीन्यू नहीं करता है, लेकिन जब एक्सपायर हो गई किराए की अवधि समाप्त होने के 15 दिन के भीतर वो क्या कर देता है, ताला और चाबी पोस्ट मास्टर के पास सरेंडर कर देता है। द पोस्ट मास्टर में रिफंड ऑफ द पोर्शन ऑफ डिपॉजिट रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ लॉक एंड की, वहां पर पोस्ट मास्टर क्या कर सकता है, ताला और चाबी जो उसके द्वारा सरेंडर किए जाएंगे उनकी जो भी लागत बनती है वो रेंटर को रिफंड कर सकता है। तो किराए की अवधि समाप्त होने के 15 दिन के भीतर किराएदार को ताला और चाबी पोस्ट मास्टर के पास सरेंडर करने होंगे, अदरवाइज उसके द्वारा डिपॉजिट किया हुआ उस पोस्ट बॉक्स के बारे में जब्त कर लिया जाएगा। No application for renewal is entertained unless it reaches postmaster's concern before expiry period। अब पोस्ट बॉक्स आपने किराए पर लिया, किराए पर लेने के बाद जब उसके किराए की अवधि समाप्त हो जाएगी और आप उसका नवीकरण करना चाहते हैं तो उसके रिन्यूअल के लिए, उसके नवीकरण के लिए जो आवेदन है वो पोस्ट मास्टर के पास किराए की अवधि समाप्त होने से पहले पहुंच जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पहुंचता है तो फिर उस आवेदन के ऊपर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। इफ एप्लीकेशन नोट रीच्ड टू पोस्ट मास्टर विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, एप्लीकेशन कंसिडर्ड एज फ्रेश वन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स। तो अगर आपके जो आवेदन है, आपके द्वारा किराए की अवधि को नवीकरण करने के लिए जो आवेदन भेजा गया है वो किराए की अवधि समाप्त होने के बाद पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है तो उसको पहली बार आवेदन किए हुए के रूप में माना जाएगा, कि आपने पहली बार पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने के लिए आवेदन किया है, उस तरह से उस रिन्यूअल के आवेदन को ट्रीट किया जाएगा। तो जब भी आप किराए की अवधि के नवीकरण के लिए आवेदन भेजेंगे तो किराए की अवधि समाप्त होने से पहले वो पोस्ट मास्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उस रिन्यूअल की एप्लीकेशन को पहली बार आवेदन किए हुए की तरह माना जाएगा। An application received within 15 days after the expiry of a period accompanied the amount representing the rental for a further period may be entertained। अब यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट में हमने क्या कि अगर किराए की अवधि समाप्त होने से पहले रिन्यूअल की एप्लीकेशन पोस्ट मास्टर के पास नहीं पहुंचती है तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि आपने किराए की अवधि को नवीकृत करने के लिए आवेदन भेजा, किराए की अवधि समाप्त होने के 15 दिन के भीतर अगर वो आवेदन पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है, साथ में उसके लिए रिन्यूअल के लिए जो अमाउंट है वो भी आपने आवेदन के साथ भेजी है, तो उसको एंटरटेन किया जा सकता है, उसको स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन किस कंडीशन पर, इफ द एप्लीकेंट सेटिस्फाइज द पोस्ट मास्टर दैट ही हैड sufficient cause of not making the application before the expiry of the said period। लेकिन वहाँ पे जो आवेदन करता है उसको पोस्ट मास्टर को ये सेटिस्फाई करना होगा, संतुष्ट करना होगा कि उसके पास पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि को नवीकृत करने के लिए कि जो अवधि से पहले उसको करना चाहिए था उस अवधि से पहले वो नहीं कर पाया, और इसके लिए उसके पास क्या है, एक सफिशेंट कोज है, उसके पास एक संतुष्ट करने वाला कारण है, या फिर दैट द एप्लीकेशन रीच द पोस्ट मास्टर लेट ऑन अकाउंट ऑफ सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, या फिर उसने आवेदन तो किराए की अवधि समाप्त होने से पहले किया था लेकिन परिस्थितियां उसके नियंत्रण में नहीं थी और इस वजह से किराए की अवधि का जो नवीकरण करने का आवेदन है पोस्ट मास्टर के पास लेट पहुंचा, तो वहां पर पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि के जो नवीकरण करना है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इस पॉइंट में बताया गया 9th में कि कोई भी एप्लीकेशन
अगर आप पोस्ट बॉक्स के नवीकरण के लिए भेजते हैं तो वो किराए की अवधि समाप्त होने से पहले पोस्ट मास्टर के पास पहुंच जानी चाहिए। लेकिन अगर वो पोस्ट मास्टर के पास किराए की अवधि समाप्त होने से पहले ना पहुंचे तो उसको पहली बार पोस्ट बॉक्स के लिए आवेदन किया गया उस तरह से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन किराए की अवधि समाप्त होने के 15 दिन के भीतर अगर आपका आवेदन किराए के नवीकरण के लिए पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है, साथ में जो भी रेंट है वो रेंट की अमाउंट भी भेज देते हैं, और एप्लीकेंट जो है या फिर आवेदन करता पोस्ट मास्टर को सेटिस्फाई करता है कि उसके पास एक कारण है, उसके पास क्या है, उसके पास एक पर्याप्त कारण है कि वो क्यों उस पोस्ट बॉक्स के किराए के नवीकरण की अवधि से पहले उसको नहीं पहुंचा पाया, या फिर एप्लीकेशन जो है वो तो उसने पहले भेजी थी लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वो पोस्ट मास्टर के पास समय से नहीं पहुंच पाई, तो वहाँ पे पोस्ट मास्टर उसको रीन्यू कर सकता है। लेकिन इसमें यहाँ पे कंडीशन ये है कि पोस्ट बॉक्स जो है उसके पास अलॉट किया हुआ होना चाहिए, यानी कि जो रेंटर है उसके पास अभी भी आवंटित किया हुआ पोस्ट बॉक्स होना चाहिए। अगर पोस्ट ऑफिस ने पहले ही उसको ले लिया है तब वो फिर रीन्यू नहीं किया जाएगा। If not available, his application will be considered as a fresh one for allotment of any post box that may be available at the time। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि मान लीजिए उसने 15 दिन की अवधि के भीतर उसको रीन्यू नहीं करवाया है और पोस्ट ऑफिस ने क्या किया, पोस्ट बॉक्स वापस ले लिया है, तो फिर वहाँ पे उसके रेंटल पीरियड को रीन्यू नहीं किया जाएगा, वहाँ पे उसके आवेदन को फ्रेश वन यानी कि पहली बार आवेदन किया इस तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो कोई भी आपने आवेदन करना है पोस्ट बॉक्स के किराए को रीन्यू करने के लिए तो वो पोस्ट मास्टर के पास कब पहुंचना चाहिए, पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि समाप्त होने से पहले पहुंचना चाहिए। फिर भी आपको 15 दिन का समय दिया जाता है। जब पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि समाप्त हो जाएगी, उस अवधि के समाप्त होने के 15 दिन के भीतर अगर आपका आवेदन पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है और आपके पास पर्याप्त कारण है कि आप लेट क्यों हुए, या फिर आपने आवेदन तो पहले कर दिया था लेकिन परिस्थितियां जो आपके हाथ में नहीं थी, उन परिस्थितियों की वजह से वो पोस्ट मास्टर के पास लेट पहुंचा, तो पोस्ट मास्टर उस किराए की अवधि को रीन्यू कर सकता है। लेकिन वहां पर जो पोस्ट बॉक्स है वो अभी भी अलॉट किया हुआ होना चाहिए कि वो पोस्ट बॉक्स जो है अभी भी रेंटर के पास ही होना चाहिए। अगर पोस्ट ऑफिस ने उसको वापस ले लिया है तो फिर उसको रीन्यू नहीं किया जाएगा। रेंटिंग पीरियड ऑफ पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि क्या रहती है, कमेंसेस फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच पोस्ट बॉक्स इज अलॉटेड। किसी भी पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि कब शुरू होती है, जिस महीने में पोस्ट बॉक्स को अलॉट किया जाता है, जिस महीने में पोस्ट बॉक्स का आवंटन किया जाता है उस महीने के पहले दिन से पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि शुरू हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैं 15 मार्च को एक पोस्ट बॉक्स किराए पर लेता हूं, तो इस पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि कब से शुरू हो जाएगी, जिस महीने में पोस्ट बॉक्स आवंटित किया गया है उस महीने के पहले दिन से शुरू हो जाएगी। यानी कि कब से शुरू हो जाएगी, 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। Period of renewal of rent commences from first day of the month immediately succeeding the period of previous rental। अब यहाँ पे किराए के नवीकरण की अवधि, ये तो था कि किराए की अवधि शुरू कब से होगी, जब आप पोस्ट बॉक्स के रेंट का रीन्यू करवाते हैं, किराए की अवधि का नवीकरण करवाते हैं, तो वो नवीकरण की अवधि कब से शुरू हो जाती है। मान लीजिए आपके किराए की अवधि कब शुरू हो रही है, मार्च के एंड में 31 मार्च को पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि समाप्त हो रही है, फिर आप इसका रिनेवल करवाते हैं तो रिनेवल की जो अवधि है कब से शुरू हो जाएगी, इसके आगे वाले महीने के पहले दिन से शुरू हो जाएगी। यानी कि तुरंत बाद जो भी महीना आएगा उस महीने के पहले दिन से शुरू हो जाएगी, यानी कि 1 अप्रैल से फिर वो रिनेवल पीरियड शुरू हो जाएगा। When postmaster allots post box to renter, he is supplied with the delivery ticket which will be produced by him or his messenger on demand। जब पोस्ट मास्टर किराएदार को पोस्ट बॉक्स आवंटित करता है तो उसे साथ में डिलीवरी टिकट भी दी जाती है।
फ्रैंकिंग मशीन के बारे में भी हमने क्या था, वहाँ पे क्या दी जाती है, विंडो डिलीवरी टिकट दी जाती है। और जब भी पोस्ट मास्टर पोस्ट बॉक्स किराएदार को देता है तो साथ में किराएदार को क्या दिया जाता है, डिलीवरी टिकट दी जाती है। विंडो डिलीवरी टिकट किसके लिए, फ्रैंकिंग मशीन के लिए, और पोस्ट बॉक्स के लिए क्या दिया जाता है, डिलीवरी टिकट दी जाती है, जो कि मैसेंजर को या जो भी उसके आर्टिकल्स को लेने आएगा उसको डिमांड करने पर देनी होगी, प्रस्तुत करनी होगी। टिकट bears the same number as that allotted to post box and it is not transferable। तो टिकट जो है, जो भी दी जाएगी डिलीवरी टिकट, उसके ऊपर सेम वही नंबर होता है जो कि पोस्ट बॉक्स आपको दिया गया है उसके ऊपर रहेगा। नेक्स्ट आपके पास क्लियरेंस ऑफ पोस्ट बॉक्स बाय रेंटर। किराएदार जो है वो कब पोस्ट बॉक्स की निकासी कर सकता है या पोस्ट बॉक्स में से अपने पत्रों को निकाल सकता है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो डाक घर के व्यावसायिक घंटों के दौरान किसी भी समय वो पोस्ट बॉक्स की निकासी कर सकता है। यानी कि किराएदार के द्वारा जो पोस्ट बॉक्स की निकासी की जाएगी वो कब की जाएगी, पोस्ट ऑफिस के जो बिजनेस आवर्स होंगे उन बिजनेस आवर्स के दौरान किसी भी समय वो कर सकता है। पोस्ट मास्टर में प्रोहिबिट clearance of post box for any period not exceeding half an hour before each delivery for purpose of facilitating the sorting of mails। पोस्ट मास्टर क्या कर सकता है, छंटाई की सुविधा देने के लिए प्रत्येक वितरण से पहले किसी भी पोस्ट बॉक्स की निकासी रोक सकता है। किस अवधि के लिए रोक सकता है, अधिकतम आधे घंटे की अवधि के लिए रोक सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आधे घंटे की अवधि आपने याद रखनी है। रेंटर हैज़ नो राइट टू गेट डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स थ्रू पोस्ट बॉक्स विच आर एड्रेस्ड विदाउट पोस्ट बॉक्स नंबर। कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसके लिए वो भेजा गया है उसने क्या किया है, पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया हुआ है, लेकिन आर्टिकल के ऊपर जो एड्रेस लिखा गया है उस आर्टिकल में पोस्ट बॉक्स नंबर मेंशन नहीं है, तो इस तरह के आर्टिकल को किराएदार के द्वारा पोस्ट बॉक्स के माध्यम से लेने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। उसे केवल अधिकार वही आर्टिकल्स के वितरण का होगा पोस्ट बॉक्स के माध्यम से जिनको पोस्ट बॉक्स नंबर मेंशन करके भेजा जाता है। When a postal article addressed to a post box number cannot be placed inside the post box due to its big size, the postmaster will arrange an intimation slip to this effect to be placed in the post box and article will be kept in the delivery department। अब मान लीजिए कोई आर्टिकल है और आर्टिकल का साइज बड़ा है और इस वजह से आप उसको पोस्ट बॉक्स के अंदर नहीं रख पा रहे हैं, तो वहाँ पर पोस्ट मास्टर क्या व्यवस्था करता है, पोस्ट मास्टर उस आर्टिकल की जगह पोस्ट बॉक्स में इंटीमेशन स्लिप रखने की व्यवस्था करेगा और उस आर्टिकल को कहाँ पे रखा जाएगा, डिलीवरी डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। तो जब भी किसी आर्टिकल के बड़े साइज की वजह से आप उसको पोस्ट बॉक्स के अंदर ना रख पाए, ऐसी स्थिति में पोस्ट मास्टर व्यवस्था करता है उस आर्टिकल की जगह पे पोस्ट बॉक्स में इंटीमेशन स्लिप रखने की और उस आर्टिकल को डिलीवरी डिपार्टमेंट या वितरण विभाग में रख लिया जाएगा। रेंटर और हिज मैसेंजर प्रेजेंटिंग द इंटीमेशन स्लिप टुगेदर विद डिलीवरी टिकट देन आर्टिकल मे बी हैंडेड ओवर टू हिम। अब क्या हुआ, पोस्ट बॉक्स में आर्टिकल की जगह पे इंटीमेशन स्लिप रख दी, तो जब भी रेंटर के द्वारा उसकी निकासी की जाएगी उसको इंटीमेशन स्लिप मिलेगी। फिर वो इंटीमेशन स्लिप और साथ में डिलीवरी टिकट जो पोस्ट मास्टर के द्वारा पोस्ट बॉक्स के आवंटन के समय उसको दी गई होगी, उन दोनों चीज़ों को लेके इंटीमेशन स्लिप और डिलीवरी टिकट, इन दोनों चीज़ों को लेके पोस्ट ऑफिस में आएगा। रेंटर खुद भी आ सकता है, अपने मैसेंजर को भी भेज सकता है और आर्टिकल फिर उसको वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में दे दिया जाएगा। When a renter unable to clear post box on account of loss of key or otherwise, postal article addressed to post box delivered to him or his messenger at a counter only during the hours prescribed for window delivery on presenting the delivery ticket। अब किराएदार जो है वो पोस्ट बॉक्स की निकासी नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, उसने चाबी गुम कर दिया। चाबी गुम कर दिया तो ताला नहीं खोल पाएगा और ना ही वो पोस्ट बॉक्स की निकासी कर पाएगा, या किसी
किसी अन्य कारण से वो पोस्ट बॉक्स की निकासी नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में वो आर्टिकल जो पोस्ट बॉक्स नंबर को संबोधित किए होंगे वो कहाँ पे उसको दिए जाएंगे, घर पे नहीं दिए जाएंगे। वो कहाँ पे दिए जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में ही दिए जाएंगे, डाकघर काउंटर पर दिए जाएंगे। और कब दिए जाएंगे, जो समय निर्धारित किया गया है विंडो डिलीवरी के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे विंडो डिलीवरी क्या होती है। जो समय निर्धारित किया गया है विंडो डिलीवरी के लिए, उसी समय के दौरान वो आर्टिकल उसको काउंटर पर वितरित किए जा सकते हैं। तो अगर किराएदार किसी भी कारणवश पोस्ट बॉक्स की निकासी कर पाने में असफल हो रहा है, क्यों असफल हो रहा है, क्योंकि पोस्ट बॉक्स की उसने चाबी गुम कर दी है या फिर किसी और कारण से, तो ऐसी स्थिति में उसके जो आर्टिकल होंगे उनको डाकघर काउंटर पर विंडो डिलीवरी के लिए निर्धारित घंटों के दौरान डिलीवरी टिकट प्रस्तुत करने पर वितरित किया जाएगा। इफ रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स नॉट क्लियर इट फॉर अ वीक, पोस्ट बॉक्स का किराएदार यदि एक सप्ताह तक 7 दिनों तक पोस्ट बॉक्स की निकासी नहीं करता है, यानी कि वो पोस्ट बॉक्स में से एक हफ्ते तक अपने आर्टिकल्स को नहीं निकालता है, नोटिस टू हिम फ्रॉम पोस्ट मास्टर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू क्लियर इट, तो पोस्ट मास्टर पंजीकृत डाक के माध्यम से उसको पोस्ट बॉक्स की निकासी करने के लिए एक नोटिस भेजेगा। क्या हो गया कि पोस्ट बॉक्स का किराएदार एक सप्ताह तक उसमें से डाक वस्तुओं को नहीं निकालता है, तो क्या होगा, पोस्ट मास्टर उसको एक नोटिस भेजेगा। कैसे भेजेगा, पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजेगा। पोस्ट मास्टर पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस भेजेगा उस पोस्ट बॉक्स की निकासी करने के लिए। इफ आर्टिकल्स नोट क्लियर्ड इवन आफ्टर दिस नोटिस, और इस नोटिस के बाद भी अगर पोस्ट बॉक्स की निकासी नहीं की जाती है, दे विल बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्टमैन इफ पोस्टल आर्टिकल्स बेयर एड्रेस ऑफ रेंटर और ही हैज गिवन इंस्ट्रक्शंस टू दिस इफेक्ट, तो वहाँ पे जो आर्टिकल होंगे उनको डाकिए के माध्यम से वितरित किया जाएगा अगर रेंटर ने, ठीक है, अगर रेंटर का उसके ऊपर एड्रेस है और उसने जो भी सेंडर है उसने ऐसा करने के निर्देश दिए हों। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि 7 दिन के भीतर अगर पोस्ट बॉक्स की निकासी नहीं की जाती है तो पोस्ट मास्टर पंजीकृत डाक के माध्यम से पोस्ट बॉक्स की निकासी करने के लिए एक नोटिस भेजा जाएगा। अगर नोटिस के बाद भी इसकी निकासी नहीं की जाती है तो आर्टिकल्स का वितरण डाकिए के माध्यम से किया जा सकता है अगर उनके ऊपर आर्टिकल्स के ऊपर रेंटर या किराएदार का एड्रेस दिया हुआ है या फिर उसने रेंटर ने या किराएदार ने ऐसा करने के निर्देश दिए हो। If article cannot be delivered through postman, they will be treated as undeliverable and disposed of in such manner as prescribed for such article। अगर डाकिया भी उन आर्टिकल्स का वितरण करने में सफल नहीं हो पाता है तो उन आर्टिकल्स को अनडिलीवरेबल अवितरण योग्य लेखों की तरह ट्रीट किया जाएगा, और अवितरण योग्य लेखों का कैसे निपटान किया जाता है वैसे ही इन आर्टिकल्स का भी निपटान किया जाएगा। इफ नोट क्लियर पोस्ट बॉक्स इवन आफ्टर अ रजिस्टर्ड नोटिस, अब उसको पंजीकृत नोटिस भेजा गया पोस्ट बॉक्स की निकासी करने के लिए, लेकिन फिर भी उसने पोस्ट बॉक्स की निकासी नहीं की, बिल अमाउंट टू मिसयूज ऑफ पोस्ट बॉक्स, तो इसको क्या माना जाएगा, पोस्ट बॉक्स का मिसयूज माना जाएगा, दुरुपयोग माना जाएगा। और जब भी पोस्ट बॉक्स का मिसयूज किया जाता है तो पोस्ट ऑफिस बिना किसी नोटिस और बिना कोई रीजन के पोस्ट बॉक्स को वापस ले लेता है। आगे चलते हैं। इफ पोस्ट बॉक्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय रेंटर, अब किराएदार जो है वो पोस्ट बॉक्स आगे किराए पर नहीं लेना चाहता है, उसको पोस्ट बॉक्स की आवश्यकता नहीं है। रेंटर रिक्वायर्ड टू सरेंडर लॉक एंड की टू पोस्ट मास्टर एंड देन पोस्ट मास्टर विल अरेंज टू रिफंड टू हिम द डिपॉजिट और सच पोर्शन ऑफ इट एज मे बी एडमिसिबल। तो यदि किराएदार पोस्ट बॉक्स की आवश्यकता नहीं रखता है, अब उसको किराए पर पोस्ट बॉक्स की आवश्यकता नहीं है, तो किराएदार पोस्ट मास्टर को और चाबी सौंप देगा। और ये वर्किंग कंडीशन में है तो क्या किया जाएगा, जो भी इनके संबंध में राशि होगी वो रिफंड करने की व्यवस्था करेगा। No refund will be granted if lock and key at the time of surrender are not in working condition। अगर ताला और चाबी सरेंडर करते समय वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो फिर रिफंड वहाँ पे नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर ये वर्किंग कंडीशन में है तो जो भी इनकी लागत बनती है वो रिफंड कर दी जाएगी। पोस्ट बॉक्स होल्डर हु रिसीव्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेल्स,
which cannot be conveniently put into post box. He may rent additional post box on same terms and conditions, but the same post box number will be allotted to him. पोस्ट बॉक्स धारक, ठीक है, ऐसा रेंटर जिसे बड़ी संख्या में डाक प्राप्त होती है और उस डाक को आसानी से एक पोस्ट बॉक्स के अंदर नहीं रखा जा सकता है, तो किराएदार वहाँ पे सेम टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर एक अलग पोस्ट बॉक्स किराए पर ले सकता है और उस पोस्ट बॉक्स का नंबर सेम पहले वाले पोस्ट बॉक्स नंबर का ही रहेगा, यानी कि दोनों पोस्ट बॉक्सेस का नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कोई भी रेंटर जो बड़ी संख्या में डाक प्राप्त करता है जिसे आसानी से आप एक पोस्ट बॉक्स के अंदर नहीं रख सकते हैं, तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, किराएदार एक और पोस्ट बॉक्स किराए पर ले सकता है जिसका नंबर पहले वाले पोस्ट बॉक्स के समान रहेगा। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, रेंट फॉर अवेलिंग पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी। अगर आप पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग किराए पर लेते हैं तो उसके लिए आपको क्या चार्जेस देने होंगे। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग जब भी और बीच में लगा है तो आपने समझ लेना है कि सिंगल का आपको बताना है, क्योंकि दोनों के लिए जो किराया है वो सेम है, तो एक के लिए जो किराया है वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पे और लगा है तो पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग कि दोनों में से कोई भी एक अगर आप किराए पर लेते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, एक वित्तीय वर्ष के लिए आपसे कितना किराया लिया जाएगा, तो 150 रुपये। पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग दोनों में से कोई भी अगर आप किराए पर लेते हैं 150 रुपया किराया आपसे लिया जाएगा। अगर आप दोनों को एंड लगा है, इसका मतलब अगर आप दोनों को एक साथ किराए पर लेते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के लिए 250 रुपये किराया आपसे लिया जाएगा। अगर आप पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग दोनों में से किसी एक को 3 कैलेंडर मंथ के लिए किराए पर लेते हैं 50 रुपये किराया लगेगा। अगर आप पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग दोनों को एक साथ 3 कैलेंडर मंथ्स के लिए किराए पर लेते हैं तो 80 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे। फिर पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग दोनों में से किसी एक को आप 6 कैलेंडर मंथ्स के लिए किराए पर लेते हैं 100 रुपये। अगर आप दोनों को एक साथ किराए पर लेते हैं 6 महीने के लिए 160 रुपये। पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग को आप 9 महीनों के लिए किराए पर लेते हैं तो 150 रुपये। अगर आप दोनों को एक साथ 9 महीने के लिए किराए पर लेते हैं तो 240 रुपये आपसे लिए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोज नंबर 56 करते हैं पोस्ट बैग्स के बारे में, डाक थैलों के बारे में। This is a system of delivery of postal articles in a bag which along with lock and duplicate key is to be supplied by renter। तो जो पोस्ट बैग फैसिलिटी है ये आपको सभी डाक घरों में उपलब्ध मिल जाएगी, ठीक है। और ये सुविधा जो है क्या होती है, इसमें क्या रहता है, दिस इज अ सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स इन अ बैग। तो ये एक फैसिलिटी है जिसमें डाक वस्तुओं का वितरण एक थैले में किया जाता है, जिस थैले की ताला और चाबी के साथ आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है, रेंटर के साथ द्वारा की जाती है, किराएदार के द्वारा की जाती है। और ये जो चाबी देगा वो डुप्लीकेट चाबी देगा, तो इसकी ओरिजिनल की जो वो किसके पास रहेगी, रेंटर के पास रहेगी। तो एक थैले में डाक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था जिसमें ताला और डुप्लीकेट चाबी की सप्लाई या आपूर्ति रेंटर या किराएदार के द्वारा की जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट बैग फैसिलिटीज को कहा जाता है। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल एट ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेस। ये जो सुविधा है पोस्ट बॉक्स की ये सभी वितरण डाक घरों में उपलब्ध होती है। और जैसे हमने पोस्ट बॉक्स के बारे में किया कि जो पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी है वो कुछ एक डाक घरों में उपलब्ध होती है, और कौन से डाक घरों में उपलब्ध होती है इस संबंध में हेड ऑफ सर्कल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन जो पोस्ट बैग फैसिलिटी होती है, पोस्ट बैग फैसिलिटी सभी वितरण डाक घरों में डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज में उपलब्ध होती है, चाहे उस पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स सिस्टम हो या ना हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज में पोस्ट बैग फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो इसमें क्या सिस्टम रहता है, लॉक्ड पोस्ट बैग विद द पोस्टल आर्टिकल्स प्लेस्ड इनसाइड द बैग इज हैंडेड ओवर टू रेंटर और हिज मैसेंजर। तो इसमें क्या होता है, जो थैला
और डुप्लीकेट चाबी वो रेंटर के द्वारा पोस्ट ऑफिस में दिए जाते हैं, तो वो थैले में रेंटर या किराएदार के आर्टिकल्स को डाल दिया जाता है और डुप्लीकेट चाबी के साथ उसको लॉक लगा दिया जाता है। और वो लॉक लगा हुआ थैला क्या किया जाता है, रेंटर या मैसेंजर को दिया जाता है काउंटर पर। कब दिया जाता है, ऑन प्रोडक्शन ऑफ डिलीवरी टिकट ड्यूरिंग आवर्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर मेकिंग विंडो डिलीवरी। विंडो डिलीवरी के लिए निर्धारित घंटों के दौरान डिलीवरी टिकट प्रस्तुत करने पर काउंटर के ऊपर यानी कि पोस्ट ऑफिस में रेंटर या मैसेंजर को वो ताला लगा हुआ पोस्ट बैग हैंड ओवर कर दिया जाता है। आर्टिकल्स विच कैन बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बैग के माध्यम से कौन कौन से आर्टिकल्स का वितरण किया जाता है, तो इसमें भी फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स का वितरण किया जाता है। वो लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर, न्यूज़पेपर और पैकेट हो सकते हैं, तो इन सभी का वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। पोस्ट बैग अलोंग विद लॉक एंड डुप्लीकेट की इज सप्लाइड बाई रेंटर। ताला और डुप्लीकेट चाबी जो है वो पोस्ट बैग के साथ किराएदार द्वारा आपूर्ति किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने के क्या फ़ायदे होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर पोस्ट बॉक्स किराए पर लेगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा। रेंटर नोट नीड टू वेट फॉर पोस्टमैन फॉर हिज बीट डिलीवरी। किराएदार को अपनी बीट डिलीवरी के लिए डाकिए की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये उसका जो भी डाकिया है वो आएगा और वो अपने आर्टिकल्स का वितरण लेगा। क्योंकि अगर वो पोस्ट बॉक्स किराए पर लेता है तो किराएदार अगर पोस्ट बॉक्स किराए पर लेता है तो जब डाकिया उसकी गश्त में आएगा तो उसके आर्टिकल्स को पोस्ट बॉक्स में डाल के चला जाएगा। फिर किराएदार जब मर्जी उसमें से आर्टिकल्स की निकासी कर सकता है। तो किराएदार को डाकिए के आगमन की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं होती है कि वो डाकिया आएगा और उसके आर्टिकल्स उसको वितरित होंगे। पोस्ट ऑफिस गेट रेवेन्यू बाई वे ऑफ रेंट। अब पोस्ट बॉक्स जब भी किराए पर दिया जाएगा तो उसके लिए किराया लिया जाएगा, इस माध्यम से पोस्ट ऑफिस को राजस्व मिल जाता है। रिडक्शन इन वर्कलोड ऑफ पोस्टमैन। डाकिए के कार्यभार में कमी होती है। क्या होगा, आर्टिकल एड्रेस ही को देने की बजाय पोस्ट बॉक्स में डालेगा, उसका काम आसान हो जाएगा। सेफ्टी ऑफ लेटर्स इज इंटरेस्टेड। इससे पत्रों की सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारे फायदे होते हैं अगर आप पोस्ट बॉक्स किराए पर लेते हैं। और किराए की अवधि के बारे में हमने कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, हम करते हैं ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पीएन के बारे में, पत्र बॉक्स चपरासी के कर्तव्यों के बारे में। Collect letters from letter boxes within area allocated to him at the scheduled time. निर्धारित समय पर उसे आवंटित क्षेत्र के भीतर लेटर बॉक्सेस में से पत्र एकत्र करने होते हैं। तो जो भी एरिया लेटर बॉक्स पीएन को दिया जाता है उस एरिया के भीतर जितने भी लेटर बॉक्सेस होते हैं उन लेटर बॉक्सेस से निकासी करनी होती है लेटर्स की लेटर बॉक्स पीएन को। कलेक्ट लेटर्स डिलीवर्ड टू पोस्ट ऑफिस। फिर जो भी पत्र वो एकत्र करेगा अपने क्षेत्र के भीतर लेटर बॉक्सेस से उनको पोस्ट ऑफिस में आके डिलीवर कर देगा, वितरित कर देगा। ही शुड फॉलो अ प्लान्ड रूट टू क्लियर लेटर बॉक्सेस। वो लेटर बॉक्सेस की निकासी करने के लिए एक नियोजित मार्ग का अनुसरण करेगा। यानी कि लेटर बॉक्स पीएन जब भी अपनी गश्त में जाएगा लेटर बॉक्सेस की निकासी करने के लिए प्लान्ड रूट के अनुसार, ऐसा नहीं है कि जिस मर्जी लेटर बॉक्स पर पहले चलेगी, ऐसा नहीं है। जो पहले वो प्लान किया हुआ रूट है, नियोजित मार्ग है, वैसे ही जाएगा। पहले पोस्ट बॉक्स के, फिर दूसरे, फिर तीसरे, दूसरे दिन भी सेम इसी रूट को वो फॉलो करते हुए जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले दिन उसने शुरू वाला पोस्ट बॉक्स खाली किया, दूसरे दिन एंड वाले से शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। उसको प्लान्ड रूट को ही फॉलो करना होगा। चेंज आवर प्लेट्स एंड लॉकिंग दी लेटर बॉक्सेस। उसे घंटे वाली प्लेटें अगर पोस्ट बॉक्स के साथ आवर प्लेट्स हैं तो उसको वो चेंज करनी होगी और लेटर बॉक्सेस को लॉक भी लगाना होगा। सॉर्टिंग ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेल्स एट पोस्ट ऑफिस। डाक घर में आने वाली और जाने वाली डाक की छंटाई का काम उसे करना होता है। स्टैंपिंग, सीलिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मेल। डाक को स्टैंप करना, उसके ऊपर मुहर लगाना, उसको सील करना या उसको अनलोड करने में मदद करना।
लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू नो द आवर्स एट विच द लेटर बॉक्सेस इन देयर बीट्स आर क्लियर्ड। जो लेटर बॉक्स अटेंडेंट होते हैं, लेटर बॉक्स अटेंडेंट लेटर बॉक्स पीएन सेम ही चीज़ है। लेटर बॉक्स अटेंडेंट जो होते हैं उनको उन समय या उन घंटों के बारे में पता होना चाहिए जिस समय के दौरान उनकी गश्त में लगे हुए लेटर बॉक्सेस की निकासी की जाती है। तो पत्र बॉक्स चपरासी को उस समय के बारे में पता होना चाहिए जिस समय के दौरान उसकी गश्त में लगे लेटर बॉक्सेस की निकासी उसे करनी होती है। एंड एट विच मेल्स आर डिस्पैच्ड फ्रॉम एंड डिलीवर्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वह समय जिसके दौरान डाक घर से डाक को प्रेषित किया जाता है या डाक का वितरण किया जाता है, उस समय के बारे में भी उसको ज्ञान होना चाहिए। It is their duty punctually to clear letter boxes in their beats and also to bring the postmaster's notice any damage to or defect in any letter box that may be observed by them। उसके बाद उनको अपनी गश्त में लगे सभी लेटर बॉक्सेस की समय पर निकासी करनी होगी, और अगर किसी भी लेटर बॉक्स में उसको लगता है कोई भी डैमेज है, कोई भी लेटर बॉक्स को अगर कोई भी क्षति हुई है या डिफेक्ट है, उस चीज़ के बारे में वो किसके ध्यान में लाएगा? पोस्ट मास्टर के ध्यान में लाएगा। तो जो भी लेटर बॉक्स अटेंडेंट होता है उसको सभी लेटर बॉक्सेस का ध्यान रखना होता है। अगर किसी भी लेटर बॉक्स को किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ है तो उस चीज़ के बारे में वो पोस्ट मास्टर के ध्यान में लाएगा। क्लियरेंस ऑफ आउटसाइड लेटर बॉक्सेस, बाहरी लेटर बॉक्सेस की निकासी। When a letter box attendant is about to proceed on his rounds, the postmaster or responsible assistant should make over to him the keys of letter boxes and changeable hour plates when letter boxes are provided with these plates। जब भी लेटर बॉक्स अटेंडेंट अपने राउंड पर जाने वाला होता है, यानी कि वो अपनी गश्त में जाकर लेटर बॉक्सेस की निकासी करने वाला होता है, तो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर या रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट के द्वारा उसको लेटर बॉक्सेस की चाबियां दी जाती हैं, और साथ में अगर वो लेटर बॉक्सेस चेंजेबल आवर प्लेट्स के साथ उपलब्ध करवाए गए हैं तो चेंजेबल आवर प्लेट्स भी उसको दी जाएंगी। तो कौन उसको चाबियां देता है और चेंजेबल आवर प्लेट्स देता है? तो जब भी लेटर बॉक्स अटेंडेंट अपनी गश्त में जाकर लेटर बॉक्सेस की निकासी करता है, उससे पहले पोस्ट ऑफिस में लेटर बॉक्सेस की चाबियां उसे पोस्ट मास्टर या रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट के द्वारा दी जाएंगी, और चेंजेबल आवर प्लेट्स भी पोस्ट मास्टर या रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट उसको देगा। एंड अ बैग इन विच टू प्लेस आर्टिकल्स फाउंड इन द लेटर बॉक्सेस। फिर उसके बाद पोस्ट मास्टर या रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट साथ में उसको चाबियां तो देगा, साथ में चेंजेबल आवर प्लेट्स भी देगा। उनके साथ लेटर बॉक्स अटेंडेंट को एक थैला भी दिया जाएगा, जिस थैले में लेटर बॉक्सेस की निकासी के बाद जो आर्टिकल होंगे वो रखे जाएंगे। तो एक थैला, लेटर बॉक्सेस की चाबियां, चेंजेबल आवर प्लेट्स, तो ये पोस्ट मास्टर या रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट के द्वारा उसको दी जाएंगी। After the last letter box has been cleared, the attendant must return without delay to post office। जब लेटर बॉक्स लास्ट वाला या अंतिम जो लेटर बॉक्स है उसकी निकासी कर दी, उसके बाद लेटर बॉक्स अटेंडेंट को तुरंत पोस्ट ऑफिस में वापस आ जाना चाहिए, where पोस्ट मास्टर और रिस्पॉन्सिबल अटेंडेंट will receive from him the keys of letter boxes, our plates and bag। तो वहाँ पे जब वो वापस आएगा पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ पे पोस्ट मास्टर या रिस्पॉन्सिबल अटेंडेंट उससे लेटर बॉक्सेस की चाबियां भी ले लेगा, ठीक है, चाबियां ले लेगा लेटर बॉक्सेस की, आवर प्लेट्स भी ले लेगा, और वो थैला भी ले लेगा जिसमें निकासी के बाद उसने लेटर डाले होंगे। तो जैसे ही लास्ट लेटर बॉक्स की वो निकासी करेगा, तुरंत उसे पोस्ट ऑफिस में वापस आना चाहिए। पोस्ट ऑफिस में वापस आने के बाद पोस्ट मास्टर या रिस्पॉन्सिबल अटेंडेंट उससे चाबियां, घंटे वाली प्लेटें और थैला जिसमें उसने लेटर्स वगैरह को निकासी के बाद रखा होगा, इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेगा। The keys of letter boxes and our plates must be kept in custody of postmaster or responsible assistant and never given out to the letter box attendant except at the hours fixed for them to leave the post office for the purpose of clearing the letter boxes। जो लेटर बॉक्सेस की चाबियां होती हैं या लेटर बॉक्सेस की आवर प्लेट्स होती हैं, वो हमेशा पोस्ट मास्टर की कस्टडी में रहेंगी या रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट की कस्टडी में रहेंगी। जब तक, कब तक रहेंगी? जब तक कि लेटर बॉक्स
बॉक्स अटेंडेंट को ना दी जाए लेटर बॉक्सेस की निकासी करने के लिए। तो जो समय है लेटर बॉक्स अटेंडेंट के द्वारा लेटर बॉक्सेस की निकासी करने का, उसी समय सिर्फ उसको वो चाबियां और आवर प्लेट्स दी जाएंगी, अदरवाइज वो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर या रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट के पास रहेंगी। नेक्स्ट है आपके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स टू कैरी मेल्स। मेल ले जाने के लिए लेटर बॉक्स अटेंडेंट के रोजगार के बारे में। Letter box attendants employed in post offices that have town, sub or branch offices attached to them may be employed in addition to their other ड्यूटीज़। तो लेटर बॉक्स अटेंडेंट जो ऐसे पोस्ट ऑफिस या ऐसे डाक घरों के साथ जुड़े होते हैं जिनके साथ टाउन सब ऑफिस या फिर टाउन ब्रांच ऑफिस भी जुड़े हुए हैं, ऐसे लेटर बॉक्स अटेंडेंट जो ऐसे डाक घरों में कार्यरत हैं जिन डाक घरों के साथ टाउन सब ऑफिस या टाउन ब्रांच ऑफिस भी जुड़े हुए हैं, उन डाक घरों के लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स को उनके कार्य के या उनकी ड्यूटीज़ के अलावा और क्या काम दिया जा सकता है। इन कन्वेइंग मेल टू एंड फ्रॉम दी टाउन सब और ब्रांच ऑफिसेज, नगर उप या शाखा डाक घरों को या बाहर से डाक लाने का काम उनको दिया जा सकता है। देयर सर्विसेज में भी आल्सो यूटिलाइज्ड एज पैकर्स। तो पोस्ट ऑफिस में उनकी सेवाओं का पैकर के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स आर आल्सो नॉट परमिटेड टू पे मनी ऑर्डर्स एंड टीएमओस। लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स को मनी ऑर्डर्स का भुगतान करने की अनुमति नहीं होती है। तो लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स को डाक लाने ढोने के लिए भी लगाया जा सकता है। आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस। लेटर बॉक्सेस की इलेक्ट्रॉनिक निकासी कैसे की जाती है। यूजिंग न्यान्यथा सॉफ्टवेयर और पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस एंड देयर प्रॉम्प्ट मॉनिटरिंग इज डन। न्यान्यथा सॉफ्टवेयर और पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके लेटर बॉक्सेस की इलेक्ट्रॉनिक निकासी की जाती है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जाती है। एग्जाम में अगर आपके पास दोनों ऑप्शन हो कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस कैसे की जाती है लेटर बॉक्सेस के साथ लेटर बॉक्सेस की, तो आपके पास क्या ऑप्शन करेक्ट आएगी। तो न्यान्यथा सॉफ्टवेयर आपने करेक्ट करना है। अगर न्यान्यथा सॉफ्टवेयर नहीं है तो पीएमए, अगर दोनों है तो न्यान्यथा सॉफ्टवेयर आपका सही होगा। This software helps in uploading the data about the location of letter boxes, date and time of clearance, number of letters and the person who has cleared the letter box। तो न्यान्यथा सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये हेल्प करता है डाटा अपलोड करने में। कौन सा डाटा, लेटर बॉक्सेस की लोकेशन का डाटा, कौन सी डेट या कौन से टाइम पे उस लेटर बॉक्स की निकासी की गई, कितने लेटर्स की उसमें से निकासी की गई या उसमें से निकासी किए जाने वाले पत्रों की संख्या और किस व्यक्ति ने उस लेटर बॉक्स की निकासी की है, ये सारा डाटा अपलोड करने में हेल्प होती है। द बारकोड स्टिकर्स आर फिक्स्ड इनसाइड द लेटर बॉक्स डोर्स। अब जो लेटर बॉक्सेस डोर्स के साथ स्टिकर लगाए जाते हैं वो अंदर वाली साइड लगाए जाते हैं। अगर बाहर वाली साइड लगाएंगे तो मेरे जैसा लेटर बॉक्स अटेंडेंट उसको बाहर से स्कैन करेगा और चलता बनेगा। अगर लेटर बॉक्स के दरवाजे के अंदर वाली साइड स्टिकर लगाया जाएगा तो उसको वो लेटर बॉक्स खोलना पड़ेगा। अगर लेटर बॉक्स खोलना पड़ेगा तो हो सकता है उसमें से लेटर निकाल ले। तो इस तरह से जो भी बारकोड स्टिकर होते हैं उनको लेटर बॉक्सेस के अंदर वाली साइड लगाया जाता है। लेटर बॉक्स अटेंडेंट आफ्टर ओपनिंग दी लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स अटेंडेंट क्या करेगा, लेटर बॉक्स को खोलेगा, शुड स्कैन दी बारकोड, उसके बाद बारकोड को स्कैन करेगा पीएमए या न्यान्यथा के माध्यम से, एंड मैन्युअली टाइप दी नंबर ऑफ लेटर्स क्लियर इन दैट लेटर बॉक्स। और उस लेटर बॉक्स में से जितने भी पत्रों की निकासी की जाएगी उनकी संख्या को मैन्युअली उस न्यान्यथा या पीएमए ऐप में दर्ज करेगा। दिस डाटा विल बी सेंड टू सेंट्रल सर्वर थ्रू जीपीआरएस फैसिलिटी। और ये डाटा जीपीआरएस सुविधा के माध्यम से केंद्रीय सर्वर को भेजा जाता है। The central server validates the GPS coordinates of the letter books and updates the data, time of clearance, number of letters cleared and generate MIS respectively। और ये जो सेंट्रल सर्वर है GPS कोऑर्डिनेट्स को वैलिडेट करता है और लेटर बॉक्स की जो भी डेट पे निकासी हुई है उसमें से कितने लेटर्स की निकासी की गई है, इन सारी चीज़ों को अपडेट करके MIS को जनरेट कर देता है।
लेटर बॉक्स पीएन हु क्लियर द लेटर बॉक्सेस आर कॉल्ड लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स, मोस्ट प्रोबेबली दे आर। तो लेटर बॉक्स चपरासी जो लेटर बॉक्सेस की निकासी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लेटर बॉक्स अटेंडेंट कहा जाता है। ऐसे लेटर बॉक्स पीएन जो लेटर बॉक्सेस की निकासी करते हैं उनको लेटर बॉक्स अटेंडेंट कहा जाता है। और मोस्टली वे कौन होते हैं, वे पैकर हो सकते हैं। पैकर में वो जीडीएस डिलीवरी असिस्टेंट या एमटीएस हो सकते हैं। डिलीवरी असिस्टेंट हो सकते हैं जीडीएस, डीए, एवीपीएम या पोस्टमैन। आरएमएस ऑफिसेज में मेलमैन, जीडीएस या एमटीएस हो सकते हैं। तो ये सभी लेटर बॉक्स अटेंडेंट हो सकते हैं। ऑफिस परमिसेस लेटर बॉक्सेस आर क्लियर्ड बाई वीपीएम। ऑफिस लेटर बॉक्सेस यानी कि कार्यालय में लगे हुए लेटर बॉक्सेस की निकासी करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ब्रांच ऑफिस में ये जिम्मेदारी बीपीएम की होती है। और उसके बाद सब ऑफिस और हेड ऑफिस में ये जिम्मेदारी जीडीएस डिलीवरी असिस्टेंट, एमटीएस या मेल पीए की होती है। तो ये हमारे पास यहाँ तक आज हम करेंगे। हमने कहा किसके बारे में किया, लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स की ड्यूटीज़ के बारे में किया या लेटर बॉक्स पीएन की ड्यूटीज़ के बारे में किया, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग फैसिलिटी के बारे में किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आपको समझ के याद करना है। एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम एमटीएस, पोस्टमैन या पीए किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड बुक्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिए साइट का लिंक मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। धन्यवाद।